हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए मैं जो आप भावित शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो करा रहा हूँ, आज उस कड़ी में हम लोग पॉलिटी सेक्शन से एक लॉन्ग क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे, जो मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसकी एक प्रकार से प्रबल संभावना आप कह सकते हैं। इस टॉपिक को भी आप कर जरूर जाइएगा। तो चलिए देखते हैं आज का अपना लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए, भारतीय लोकतंत्र में संसद एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन और टकराव की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालते हुए दोनों संस्थानों की संवैधानिक सीमाओं का विश्लेषण कीजिए। इस प्रश्न का हमें आंसर करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप भूमिका बता देंगे और उसी में यह बता देंगे कि भारतीय लोकतंत्र में शक्ति संतुलन की क्यों आवश्यकता है, और फिर आप बताएंगे कि इसके टकराव का प्रमुख बिंदु क्या है, और फिर कुछ उसका उदाहरण भी आप देने का प्रयास करेंगे, अर्थात हालिया घटना चक्र मतलब घटनाक्रम कुछ ऐसा घटना होगा तो। और फिर इन दोनों की मतलब सीमाएँ बता देंगे, मतलब दोनों संस्थानों जैसे संसद की संवैधानिक सीमा क्या है, फिर न्यायपालिका की संवैधानिक सीमा क्या है, और फिर एक कुल मिलाकर संतुलित निष्कर्ष बता देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए भूमिका से शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। अब देखिए भूमिका में क्या बताएंगे आप। भारतीय लोकतंत्र की सफलता संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन पर निर्भर करती है। संसद कानून बनाती है और न्यायपालिका उनकी समीक्षा कर यह सुनिश्चित करती है कि वे संविधान के अनुरूप हो। अब देखिए क्यों मतलब संतुलन पर निर्भर करता है। अब देखिए एक्चुअली ना भारतीय लोकतंत्र में जो सत्ता का पृथक्करण का जो सिद्धांत लागू है, उसके हिसाब से यदि आप देखेंगे तो विधायिका अर्थात संसद कानून बनाती है, जबकि कार्यपालिका जो सरकार होती है उसे क्या करती है, लागू करती है। और न्यायपालिका क्या करती है, उसकी संवैधानिकता की समीक्षा करने का काम करती है। परंतु यदि इन तीनों में का के कार्यों में यदि संतुलन नहीं होगा तो क्या होगा, कोई एक संस्था निरंकुश बन सकती है, जिससे क्या होगा, जिससे लोकतंत्र हमारा कमजोर हो जाएगा। और यदि संतुलन स्थापित होगा तो संतुलन से ही शासन में एक प्रकार से पारदर्शिता आती है, उत्तरदायित्व आती है, और कहीं ना कहीं न्याय की रक्षा भी हो पाती है। फिर आप बताएंगे, लेकिन कई बार संसद और न्यायपालिका के बीच टकराव के स्थिति उत्पन्न हो जाती है। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता और विधायी संप्रभुता को लेकर यह मतभेद बढ़ते हैं, जिससे लोकतांत्रिक संतुलन प्रभावी होता है। लेकिन आप देखिएगा कि कई बार क्या होता है ना कि कुछ ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जहाँ पे संसद यदि कोई ऐसा कानून बनाए जहाँ न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर दे, तब एक विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। और यदि कुछ ऐसा मतलब सुप्रीम कोर्ट यदि कोई उनके नीतिगत कुछ ऐसे मुद्दे पर रोक लगा दे, तो संसद इसे क्या मानती है, अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण मानती है। मतलब इन तमाम बिंदुओं के आलोक में दोनों के बीच यदि टकराव हो जाए तो कहीं न कहीं एक प्रकार से लोकतांत्रिक जो मूल्य है, वो कहीं न कहीं प्रभावित होता है। आपका यह भूमिका हो गया। अब हम लोग इसके मुख्य बिंदुओं को अर्थात बॉडी पार्ट को देखने का प्रयास करेंगे। पैरा चेंज करेंगे और फिर बताएँगे कि संसद और न्यायपालिका के बीच टकराव की प्रवृत्ति को निम्न रूपों में देख सकते हैं। अब देखिए कैसे, मतलब कैसे टकराव होता है, इसकी प्रवृत्तियाँ क्या है, और फिर आप एक-एक एग्ज़ाम्पल भी देंगे। उदाहरण से क्या होता है ना कि आंसर थोड़ा ना सटीक अर्थात सही हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। न्यायिक समीक्षा बनाम विधायी संप्रभुता। अब देखिए संसद कानून बनाती है लेकिन न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। अब देखिए सबसे पहले आप समझिए न्यायिक समीक्षा और विधायी संप्रभुता ये दोनों क्या है। अब देखिए न्याय समीक्षा में क्या होता है, न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह किसी भी कानून या सरकारी फैसले की संवैधानिकता की जांच कर सकती है। यदि वह संविधान के विरुद्ध है तो वह अमान्य घोषित कर सकती है। आप समझ गए न्यायिक समीक्षा का अर्थ। अब देखिए विधायी संप्रभुता क्या है। देखिए संसद और राज्य विधानसभाओं को क्या है, मतलब उनके पास नए कानून बनाने का एक प्रकार से अधिकार है, लेकिन यह ध्यान रखना होता है उनको कि संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध न जाए। अर्थात सीमित शब्दों में आप इसे विधायी संप्रभुता मान सकते हैं। परंतु यदि संसद कुछ ऐसा कानून बना दे जिससे ऐसा लगे कि वह मूलभूत मतलब बुनियादी संरचना के अगेंस्ट है, तो न्यायपालिका उसे क्या कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है, अर्थात शून्य घोषित कर सकती है। आप एग्जाम्पल देकर बताएंगे, जैसे उदाहरण 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को
सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक ठहरा दिया था, जिससे टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को क्यों असंवैधानिक ठहरा दिया था? क्योंकि न्यायपालिका का यह मानना था कि कहीं न कहीं यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है, और उनका यह भी कहना था कि संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत के अनुसार न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायक के हस्तक्षेप से मुक्त रहना चाहिए। जबकि इसमें क्या किया गया था, मतलब इस आयोग में सरकार को मतलब एक प्रकार से इसमें भूमिका दी गई थी न्यायाधीशों की नियुक्ति में, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती थी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना था। फिर आप सेकेंड पॉइंट बताएंगे, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम। अब देखिए दोनों का पहले अर्थ समझेंगे, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम क्या है। देखिए न्यायिक सक्रियता क्या है, जब न्यायपालिका खुद आगे बढ़कर ऐसे फैसले सुनाती है जो नीतिगत मामलों या सरकार के विधायिक कार्यों को प्रभावित करते हैं, तो वह न्यायिक सक्रियता होता है। न्यायिक संयम क्या होता है, देखिए न्यायिक संयम क्या होता है इसको समझिए। जब न्यायपालिका किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने से बचती है और इसे विधायिका या कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में ही रहने देती है, तो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, न्यायिक संयम। अब देखिए अब इसमें मतलब क्या लिखना है इसको देखते हैं। जब न्यायपालिका विधायिका के क्षेत्र में दखल देती है तो यह मतभेद पैदा करता है। अब देखिए कैसे, विधायिका को कौन चुनता है, संसद या विधानसभा के मेंबर किसी को भी कौन चुनता है, जनता द्वारा चुना जाता है उनको। इसलिए उनकी नीतियां लोकतांत्रिक रूप से यदि आप देखेंगे तो वैध होगा, क्योंकि जनता ने उनको चुन कर भेजा है। लेकिन जब न्यायपालिका संसद द्वारा बनाया गया किसी कानून को जब असंवैधानिक ठहरा देती है, तो क्या होता है, सरकार ऐसा मानती है कि हमारे नीतियों में हस्तक्षेप हो रहा है, और एक प्रकार से विधायिका के अधिकार क्षेत्र में इसे दखल माना माना जाता है। संसद को यह लगता है कि न्यायपालिका जो है जनता की इच्छाओं को प्रभावित करती है, जबकि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि वह जनता के अधिकारों को रक्षा कर रही है। और इस तरीके से इन दोनों में क्या होता है, टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आप इसे एग्जाम्पल देके बताएंगे। उदाहरण, सुप्रीम कोर्ट के कई पर्यावरणीय आदेश सरकार की नीतियों से टकराए। देखिए यहाँ पे किसी भी चीज़ का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्यावरण से रिलेटेड। तो चलिए इस बिंदु पर हम देखते हैं। देखिए तमिलनाडु में एक फैक्ट्री थी, स्टरलाइट कॉपर फैक्ट्री। मतलब इसको सुप्रीम कोर्ट ने बंद करने का आदेश दिया। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यह पर्यावरण को ना प्रदूषण फैला रही है। लेकिन गवर्नमेंट को क्या मानना था, वहाँ के गवर्नमेंट का यह मानना था कि नहीं, यह हमारे लिए आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण उद्योग है, इसमें बहुत सारे लोग रोजगार मिलता है और इससे बेरोजगारी दूर होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना था कि नहीं, इससे पर्यावरण कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रदूषित हो रही है, और लोगों को जो जीवन का अधिकार है, कहीं ना कहीं पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी उनका जीवन का अधिकार भी बचेगा। अर्थात यह पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास के बीच एक तरह से टकराव का उदाहरण यहाँ देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, संविधान की मूल संरचना बनाम संसद की शक्ति। अब देखिए इसमें हम लोग क्या देखेंगे। अब देखिए संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि संविधान की मूल संरचना नहीं बदली जा सकती। अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मूल संरचना का सिद्धांत क्या है। तो देखिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए संसद ना संविधान में संशोधन तो कर सकती है, उसे इसका अधिकार है, लेकिन उसे यह ध्यान रखना होता है कि संविधान का जो मूल भाव होता है ना, जो उसकी जो आत्मा होती है, उसकी संरचना में बदलाव नहीं होना चाहिए। और यह सिद्धांत कौन दिया था, न्यायपालिका ने दिया था। कब? केशवानंद भारती केस 1973 में। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर मूल संरचना क्या है। तो देखिए इसका कोई फिक्स्ड डिफिनेशन नहीं है संविधान में कि मूल संरचना यही सब चीज़ है। समय समय पर मतलब एक प्रकार से यह मतलब सुप्रीम कोर्ट तय करती है कि कौन सा चीज़ मूल संरचना के अंतर्गत है और कौन सा नहीं है। मतलब समय समय पर इसकी डिफिनेशन बदलती रहती है। अभी के लिए आप एक एग्जाम्पल के लिए मानेंगे, जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गया, लोकतंत्र विधायिका की संप्रभुता हो गया, आप मौलिक अधिकार को मान सकते हैं, संविधान की पंथ निरपेक्षता को मान सकते हैं। यह एक प्रकार से बेसिक स्ट्रक्चर कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, आप एक हाल का घटना का आप एग्जाम्पल दे देंगे। जैसे हाल की घटना है, मतलब आपको लग रहा है जो भी कि मतलब एक करंट से रिलेटेड है, तो उसको आप देंगे। तो हाल की घटना है जैसे कॉलेजियम सिस्टम विवाद जो 2023 में आया था। केंद्र सरकार पारदर्शिता चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्यायिक स्वतंत्रता में दखल बताया। अब देखिए कॉलेजियम सिस्टम क्या था, तो इसको आप पहले समझिए। और वैसे आपको पता होगा लेकिन फिर भी समझ लीजिए। देखिए कॉलेजियम सिस्टम के तहत ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उसको पदोन्नति करने का सिर्फ किसको अधिकार है, न्यायपालिका को है।
लेकिन सरकार इसमें क्या करी, सरकार का कहना था कि इसमें पारदर्शिता की कमी होती है, इसमें कार्यपालिका की भूमिका अवश्य होना चाहिए। इसीलिए आप देखिएगा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गवर्नमेंट लाने का मतलब प्लान बनाया 2014 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कहा कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगी, इसीलिए इसको रद्द कर दिया। और इससे क्या हुआ, इससे सरकार और न्यायपालिका के बीच क्या हुआ, विवाद बढ़ गया, क्योंकि सरकार जजों की नियुक्ति में अपनी भागीदारी चाहती थी, जबकि न्यायपालिका अपनी स्वायत्तता को बनाए रखना चाहती थी। अब नेक्स्ट, संसद के कानूनों की न्यायिक समीक्षा। अब देखिए 2023 का एक एग्जाम्पल है, सुप्रीम कोर्ट ने जब संसद द्वारा पारित एक कानून को निरस्त कर दिया, जिससे दोनों के अधिकारों को लेकर बहस छिड़ गई। अब देखिए 2023 में एक मतलब चुनाव से रिलेटेड एक ऐसा मतलब मुद्दा आया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से ना उसको निरस्त कर दिया था। मतलब क्यों रद्द कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं, लोकतंत्र के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के मूल सिद्धांतों के यह खिलाफ है, इसलिए उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो इससे क्या हुआ, इससे सरकार और न्यायपालिका के बीच मतभेद हो गया, मतलब एक प्रकार से दोनों के अधिकारों के बीच विवाद पैदा हो गया। इतना बताने के बाद जब आप बता देंगे तो अब फिर पैरा चेंज करके आप बताएंगे अब उनकी इनकी संवैधानिक सीमाएं क्या है, जैसे संसद की संवैधानिक सीमाएं क्या है और न्यायपालिका की संवैधानिक सीमाएं क्या है। इन दोनों की सीमाओं को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए लिखेंगे पैरा चेंज करके, जबकि संसद और न्यायपालिका की संवैधानिक सीमाओं को निम्न बिंदु में समझ सकते हैं। अब देखिए पहला बताएंगे आप संसद की संवैधानिक सीमा क्या है, तो चलिए देखते हैं। संविधान की मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकती। अब देखिए केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन किया था कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, करने का अधिकार भी है उसे, लेकिन उसको यह ध्यान रखना होगा कि संविधान का जो बेसिक थीम है, जो उसकी आत्मा है, जो उसकी मूल संरचना है, उसमें बदलाव कदापि नहीं होना चाहिए। जैसे लोकतंत्र में जैसे मौलिक अधिकार हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गया, धर्मनिरपेक्षता हो गया, इन सब चीज़ों में बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर संसद इन्हें बदलेगी तो संविधान के मूल स्वरूप नष्ट हो जाएगा, इसीलिए इसकी एक सीमा है संसद की। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून नहीं बना सकती। अब देखिए संसद कानून तो बना सकती है, लेकिन ऐसा नहीं बना सकती है जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। जैसे कि आपातकाल के दौरान देखेंगे, जब 1975 में जब इंदिरा गांधी जी के सरकार के दौरान हुआ था, तो सरकार ने जब मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की कोशिश की थी, तो बाद में इसे गलत माना गया था। मतलब यह भी इसकी एक सीमा है कि संसद वैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, उल्लंघन करने वाले कानून नहीं बना सकती। नेक्स्ट, न्यायपालिका के निर्णय को सीधे निरस्त नहीं कर सकती, केवल कानून में बदलाव कर सकती है। अब देखिए न्यायपालिका ने अगर किसी चीज़ पे अपना डिसीजन दे दिया है, तो संसद को यह अधिकार नहीं है कि उसे निरस्त कर दे। हाँ, कानून में थोड़ा बहुत बदलाव जरूर कर सकती है, बट उसकी बेसिक थीम को कभी भी निरस्त नहीं कर सकती। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार ही नीतियाँ और कानून बनाने होंगे, यह संसद की सीमा है, इससे आगे नहीं जाना होगा। आप इस बात को ऐसे समझिए, भारत में कौन सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है, कोई भी सर्वोच्च नहीं है, संविधान ही सर्वोच्च है, ना कि संसद। संसद को संविधान के दायरे में रहकर ही कानून बनाना होगा। अगर संसद संविधान से बाहर जाकर कोई कानून बनाती है तो न्यायपालिका उसे क्या करेगी, रद्द कर देगी। यह इसकी सीमा है, किसकी, संसद की। अब नेक्स्ट, न्यायपालिका की संवैधानिक सीमा को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, तो चलिए इसे देखते हैं। अब देखिए सरकार की नीतियों में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब देखिए क्यों, क्योंकि संविधान के अनुसार नीति निर्माण की प्रक्रिया मतलब पालन करने का किसको राइट है, विधायिका को है, अर्थात संसद को है। और कार्यपालिका का काम क्या है, उसे लागू करवाना, मतलब उसमें सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। न्यायपालिका का काम सिर्फ इतना ही है कि जो कानून या नीतियाँ बनी है वह संविधान के अनुरूप है या नहीं। अगर न्यायपालिका सरकार की नीतियों को बदलने लगे तो क्या होगा, न्यायिक अतिक्रमण कहलाएगा, जिससे लोकतंत्र कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा। तो आप हस्तक्षेप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, यह इसकी एक सीमा है। सेकेंड, कानून बनाने की प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकती। अब देखिए कानून बनाना विधायिका का कार्य है, न कि न्यायपालिका का। फिर वही बात, न्यायपालिका सिर्फ यह देख सकती है कि जो कानून बना है वह संविधान के अनुरूप है या नहीं। अगर न्यायपालिका खुद कानून बनाने लगे तो लोकतंत्र में जो सत्ता का पृथक्करण का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का कहीं ना कहीं उल्लंघन होगा। नेक्स्ट पॉइंट, लोकप्रिय जनादेश को चुनौती नहीं दे सकती, क्योंकि संवैधानिकता की समीक्षा कर सकती है। अब देखिए जो जनता का जो मतलब एक प्रकार से जो मतलब जनादेश है,
उसको न्यायपालिका चुनौती नहीं दे सकती। हाँ, इतना ज़रूर देख सकती है कि जो चीज़ें अगर संसद या विधायिका कर रही है, वह संविधान के मूल भावना के अंतर्गत है कि नहीं, इसकी समीक्षा करने का ज़रूर अधिकार है। लेकिन किसी भी अधिकार को मतलब यदि वह मूल भाव के अनुरूप है, उसे भी वह अगर कहे कि नहीं यह मतलब रद्द करने का उसको अधिकार है या संवैधानिकता के अगेंस्ट है, तो नहीं कर सकती। यह इसकी एक सीमा है। नेक्स्ट, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विधायिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती न्यायपालिका। अब देखिए कैसे? संविधान के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पीटी में आप बखूबी पढ़े होंगे। कौन? एक विधायिका होता है, एक कार्यपालिका होता है, एक न्यायपालिका होता है। इनका क्या काम है? अलग-अलग इनका अधिकार और क्षेत्र तय किया गया है। परंतु न्यायपालिका अगर विधायिका के काम में हस्तक्षेप करने लगे तो क्या होगा? इससे सत्ता का संतुलन बिगड़ जाएगा। उदाहरण के लिए एक आप देख लीजिए, अगर सुप्रीम कोर्ट खुद नया कानून बना दे तो यह विधायिका के अधिकार में दखल होगा और कहीं न कहीं इसे संविधान के मूल भाव के अगेंस्ट माना जाएगा। तो कहने का मतलब तात्पर्य है कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह कोई कार्य नहीं कर सकती न्यायपालिका भी, अर्थात संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है। अब आप इसका एक बेस्ट निष्कर्ष बताएँगे और आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए निष्कर्ष को देखते हैं। अब देखिए, लोकतंत्र में संसद और न्यायपालिका के बीच संतुलन आवश्यक है। दोनों को अपनी संवैधानिक सीमाओं का पालन करना चाहिए और टकराव से बचने के लिए संवाद एवं सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। अब देखिए क्यों मतलब इनके बीच संतुलन आवश्यक है? आप ऐसे समझिए, देखिए संसद और न्यायपालिका दोनों लोकतंत्र का ना एक महत्वपूर्ण पिलर हैं, अर्थात एक प्रकार के प्रकाश स्तंभ का काम करते हैं। अगर न्यायपालिका बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाएगी तो क्या होगा? विधायिका कमजोर पड़ सकती है। अगर संसद न्यायपालिका के अधिकारों का उल्लंघन करने लगे तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं रह पाएगी। इसलिए क्या होना चाहिए? इसलिए दोनों को संतुलन में रहकर काम करना बेहद ज़रूरी है, ताकि जो हमारी लोकतांत्रिक ढांचा है वह काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनी रहे। फिर आप बताएंगे न्यायपालिका को न्यायिक सक्रियता और संयम के बीच संतुलन बनाए रखना होगा, वहीं संसद को भी संवैधानिक मर्यादाओं को सम्मान करना होगा। आपसी तालमेल और संतुलन से ही लोकतंत्र मजबूत होगा और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सकेगी। एक बात को आप ध्यान रखिए, न्यायपालिका और संसद दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद ज़रूरी है, ताकि लोकतंत्र जो हमारा है वह सुचारू रूप से अब एक सही तरीके से चल सके, अर्थात लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जो हमारा ढांचा है दिन पर दिन मजबूत होती जा सके। दोस्तों, हमने इसको काफ़ी अच्छे से मतलब आपको कराने का प्रयास किया और काफ़ी आपको समझा दिया। अब आप इसको आप देख सकते हैं और एक बार दो बार जब भी आपको थोड़ा-सा अगर आपको लगे कि नहीं एक बार और मुझे समझ लेना चाहिए, तो आप इसको ज़रूर समझिएगा। अब एक बिंदु मैं और आपको बता देता हूँ कि इस चीज़ को याद रखिएगा कि दोनों यदि संविधान के अनुसार काम करें, तो भारत का एक प्रकार से शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या होगा? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट मैं सुबह में एक लॉन्ग वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।